आज का ये वीडियो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। वे लोग परेशान थे कि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का मार्गदर्शन वीडियो तो सर जी बना रहे हैं, तृतीय सेमेस्टर वालों को भूल गए हैं। तो ऐसा नहीं है। ये देखिए, आपके लिए ये मार्गदर्शन वीडियो है। चूँकि आपकी परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरे सिलेबस को मैंने संक्षेप में बोर्ड पर लिख दिया है। एक एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूँगा। आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और जहाँ ज़रूरत होगी इसी पर चर्चा कर लूँगा, सवाल भी बता दूँगा, और इस वीडियो के अंत में आपके अभ्यास के लिए एक पेपर भी दे दूँगा। अनुपात आप कहाँ से पढ़ेंगे? आपको मालूम है कि कुछ ही दिन पहले नेबुला मैथ्स पे अनुपात पे बहुत ही विधिवत मैंने वीडियो डाला है। आपने उस वीडियो को देखा है, इसलिए इस पर हम लोग अब चर्चा नहीं करेंगे। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हर तरह के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। अगला देखिए, समानुपात। अनुपात से ही जुड़ा हुआ समानुपात है। समानुपात पर आते हैं। समानुपात का मतलब सम प्लस अनुपात, माने बराबर अनुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 4 हो और इनके बीच 4 और 12 के बीच में अनुपात देखिए, और 5 और 15 के बीच में अनुपात देखते हैं। अनुपात को हम लोग पढ़े हैं, बटा के रूप में लिखते हैं। 4/12 काटेंगे तो आ जाएगा 1/3। 5/15 काटेंगे 1/3। देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपात बराबर हैं, इसलिए ये समानुपात कहलाएंगे। समानुपात में ये चारों नंबर हैं। पहले का दूसरे से जो अनुपात हो वही तीसरे का चौथे से हो। ये बराबर के निशान को तब 2 बिंदी लगा देते हैं। अब देखिए, इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। फिर साथ ही जो ये किनारे किनारे के नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं बाह्य पद, ये आपके सिलेबस में है। और जो अंदर हैं ये नंबर 12 और 5, इन्हें बोलते हैं मध्य पद। अब यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा सूत्र टाइप। ये 4 नंबर A, B, C और D समानुपात में हैं, तो जानते हैं कि ये अनुपात है। अनुपात को बटे के रूप में लिखते हैं। ये 2 बिंदु को बराबर लिखते हैं। C संबंध है D को C/D लिखते हैं। और तिरछा गुणा कर दें तो A गुणे D बराबर B गुणे C। इसका क्या मतलब है कि पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद, या ध्यान से देखेंगे A और D बाह्य पद हैं, यानी बाह्य पदों का, देखिएगा जल्दी है क्योंकि लंबा सिलेबस है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, यहाँ देखिए B और C क्या है, मध्य पदों का गुणनफल। ये एक सूत्र आया, इसको आप लोग किताब से जरूर पढ़ लीजिए, पदों का गुणनफल। आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। हो 4, 12, 7 और x समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल का मतलब है 4 संबंध है 12 बराबर 7 संबंध है x। क्रम से इसका मतलब होता है तो 4/12 बराबर 7/x। तिरछा गुणा वगैरह करके x का मान 21 निकाल लीजिएगा। वैसे भी दिखाई दे रहा है 4 तिहाई 12 तो 7 तिहाई 21 होगा। जो इनके बीच संबंध है वही इनके बीच संबंध होगा। एक और सवाल देख लेते हैं इसी के साथ जल्दी से, समय की कमी है, सिलेबस ज़्यादा है। कहा जाए कि 8x 18 ये जो है समानुपात में x 2 बार है, तो फिर वही बात 8/x बराबर x/18। इनका एक साथ, इनको एक साथ लेंगे और तिरछा गुणा करेंगे। x² बराबर 18 8 144, तो x बराबर वर्गमूल लेने पे ये 12। देखिए यहाँ 12 होगा। समानुपात पे उस तरह के भी प्रश्न आते हैं, मजदूर, दिन, काम,
छात्रावास में इतने छात्र हैं, इतने दिन का भोजन है, इतने छात्र चले गए या इतने छात्र आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा, सैनिकों का शिविर में इतने दिन का भोजन है, सैनिक को कुछ चलेगा या कुछ आ गए। तो ऐसे सवालों को समानुपात में डालते हैं। अब प्रश्न कैसे हल होंगे? ऐसे प्रश्नों को आप हल कर चुके हैं नेबुला मैथ पे, इसी चैनल पे। मतलब ऐकिक नियम आपका वीडियो बहुत पहले से डाला गया है और आपने देखा भी है। यदि नहीं देखा है तो ऐकिक नियम का वीडियो देख लीजिएगा। इन सवालों को आप ऐकिक नियम से हल करिएगा। ये समानुपात भी समाप्त हो गया। अब आते हैं समुच्चय पे। आइए, समुच्चय का जो चैप्टर है इसमें नेबुला मैथ पे 5 वीडियो हैं, पूरा डिटेल में है, आप उसको देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में ज़्यादातर 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, संघ बनाना, सर्वनिष्ठ वाला, इंटरसेक्शन वाला या अंतर वाला। खूब विधिवत आप उसको समझ सकते हैं या पढ़ चुके हैं। रिवीजन करना आपके ऊपर है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पर भी पूरा एक वीडियो नेबुला मैथ्स पे दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। ये वृत्त है, वृत्त को जब त्रिज्या से 2 भागों में बांटते हैं तो त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये बड़े टुकड़े को दीर्घ त्रिज्यखंड और छोटे टुकड़े को लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्या से जब 2 भागों में बांटे हैं तो त्रिज्यखंड। वही वृत्त जब जीवा से 2 भागों में बांटी जाती है, देखिए ऐसे भी 2 भागों में बांटा है, ऐसे भी 2 भागों में, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसमें भी बड़े छोटे टुकड़े हो सकते हैं, छोटे वाले को लघु वृत्तखंड, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड। यही अगर केंद्र से होकर ये जीवा जाए तो बराबर भागों में बटी, और इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। यहीं पे जान लीजिए कि अर्धवृत्त में यदि कोण बना हो तो ये होता है समकोण। आप नेबुला मैथ पर ये दोनों का वीडियो है, आप इसको विधिवत देख लीजिएगा। इस पर सवाल भी हैं। अच्छा, क्या छूट गया? अब आते हैं यहाँ पे, ये बैंक वाला। बैंक वाले में आपको लिखित में माने लिखने वाला प्रश्न आता है कि वाहक चेक क्या होता है, या बियरर चेक क्या होता है, रेखांकित चेक क्या होता है, बचत खाता क्या होता है, चालू खाता में और बचत खाता में अंतर बताइए। तो ये पढ़ने वाली चीज़ है। किताब में आप जानते हैं कि वाहक चेक वो होता है कि चेक पे जिसका नाम लिख दिया गया, वो बैंक में गया और पैसा ले लिया, नगद पैसा ले लिया। बैंक वाले को अगर आवश्यकता महसूस होती है तो उससे कोई परिचय पत्र मांग लेता है। और रेखांकित चेक क्या होता है? रेखांकित चेक का मतलब कि इस तरह से चेक है, इधर 2 लाइन खींच दिया तो अब ये पैसा जो है चेक का खाते में ही ट्रांसफ़र होगा, खाते में ही जाएगा, उसके माध्यम से उसके बाद निकालिए आप। और इसी तरह बचत खाता, चालू खाता में आप अंतर जानते हैं कि बचत खाता जो होता है पर ब्याज जो है थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और चालू खाता जो है व्यापारी लोगों के लिए होता है, उस पर ब्याज कम होता है। इसको किताब से विधिवत पढ़ लीजिएगा। तो शेयर का जो चैप्टर है इससे बहुत लोग घबराते हैं। ये शेयर वाले 2 प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। ये शेयर का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके नाम से ही स्टूडेंट्स घबराने लगते हैं। घबराना नहीं है, शेयर का मतलब यही समझना है कि कोई सामान खरीदा बेचा जा रहा है, और लाभ हानि अंकित मूल्य वाले जो सवाल लगाए गए थे हम लोग नेबुला मैथ पे, इस पे वीडियो उपलब्ध है, आप लोगों ने देखा भी है कि लाभ हानि के सवाल कैसे हल करते हैं, अंकित मूल्य वाले सवाल कैसे हल करते हैं। वैसे ही शेयर वाले सवाल हल करने हैं। जैसे दिया कि एक कंपनी के 100 रुपये वाले शेयर, 100 रुपये वाले शेयर का मतलब है कि शेयर जो है 100 रुपये में मिलते थे, अब 80 रुपये में मिल रहे हैं, तो 30 शेयर का मूल्य बताइए। चलो भैया, 80 रुपये में शेयर एक मिल रहा है, 30 शेयर का मूल्य क्या होगा, 30 का गुणा करेंगे। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? देखिए कितना आसान है। शेयर नहीं समझ में आ रहा है, साबुन मिल रहा है 100 रुपये वाला साबुन 80 रुपये में, अब समझ में आ गया ना कि 30 साबुन कितने का मिलेगा। वैसे ही समझ के फिलहाल लगाइए। दूसरा सवाल है कि एक आदमी 20 रुपये वाले शेयर, माने शेयर कितने में मिल रहे हैं, 20 रुपये में, 2000 रुपये की पूंजी लगाता है, माने 2000 रुपये लगाकर 20-20 रुपये वाले शेयर खरीदता है, तो कुल कितने शेयर खरीदा होगा? 2000 रुपया लगाया है, एक शेयर का दाम 20 रुपया है, तो काटेंगे तो क्या आएगा, 100 शेयर यो खरीदा है।
और कुछ दिन बाद क्या होता है कि जब उनका मूल्य 22 रुपये हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, तो उन्हें बेच देता है। तो 22 रुपये का मतलब क्या हो गया, पहले 20 रुपये था, अब 22 रुपया हो गया। तो एक शेयर पर लाभ कितना हुआ, 22 माइनस 20 बराबर 2 रुपये। तो कुल लाभ, उसने शेयर कितने खरीदे थे भैया, 100, तो 100 गुणे 2 बराबर 200 रुपये का उसको लाभ हुआ। देखिए कितना आसान है। अब देखिए, अब आते हैं सीधे यहाँ पे, पहले समझ लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या है, देखिए ये वृत्त है, वृत्त में यदि कोई लाइन इसको छेदते हुए चली जाए, छेदने का मतलब समझते हैं, कोई चाकू हो और मैं हाथ के आर पार हो जाए तो उसी को तो बोलेंगे ना कि हाथ को छेद दिया, आर पार हो गया। तो देखिए ये आर पार है, तो इसी को बोलते हैं छेदक रेखा। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि क्या है ये भाई, आप समझ गए। और स्पर्श रेखा का मतलब क्या है कि देखिए ये कलम है, ये मुझे स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु पे ऐसे टच कर रहा है कहीं भी, तो एक बिंदु पे ऐसे छूते हुए निकल जाए, तो इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये वृत्त है और स्पर्श रेखा कहीं भी खींच सकते हैं, जितनी मन कर उतने खींच सकते हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, जब बिंदु फिक्स कर दिया जाए, ये मान लीजिए ये पी बिंदु है यहाँ पे, इस पर स्पर्श रेखा, तो एक ही, ये एक है, एक ही जाएगी, टच करते हुए एक बिंदु पर टच करेगी, एक से ज़्यादा नहीं। यहाँ कहा जाए कि ये पॉइंट Q है, इस पर स्पर्श रेखा बताइए भाई, तो ये है, ठीक है ना। अच्छा, स्पर्श रेखा की ये विशेषता होती है कि केंद्र से मिलाने वाली ये जो पॉइंट था P, इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। जहाँ पे टच कर रही है ये रेखा, जो है वृत्त को जहाँ पे छू रही है, स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पे Q जो है स्पर्श बिंदु है। ये सेंटर हो तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा को मिला रही है, यहाँ पे मिल रही है P बिंदु पे, तो ये हमेशा 90 अंश का कोण होता है। माने त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ से टच करेंगे तो फिर ये 90 अंश हो जाएगा, ये उसकी खासियत है। अच्छा, अब देखिए बाहरी बिंदु से, ये तो था वृत्त पर ही स्थित बिंदु था, बिंदु बाहर हो कोई P, और पूछा जाए कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप खींच के थोड़ा देख लीजिए, एक और ये दूसरा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, है ना, आसान। अब आपके कोर्स में है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच कर बताइए। देखिए ये वृत्त है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु हम P ले लेंगे और इसका सेंटर C है। कहा जा रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। इसका मतलब यह नहीं है कि खट से ऐसे खींच देंगे और चले आएंगे, ये तो कोई भी कर लेगा, तो इसमें बहादुरी की कौन सी बात है। वास्तव में इसका मतलब ये है कि आपको जो अभी नियम पढ़ाया गया है उसकी सहायता से विधिवत स्पर्श रेखा खींचनी है। इसके लिए परीक्षा में आप लंगड़ा प्रकार, या जिसको कंपास बोलते हैं, चाँदा, रबड़, पेंसिल, पेन, कटर माने शार्पनर आदि लेकर जाइएगा। हो सकता है इस तरह का प्रश्न आ जाए। तो क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है, अभी हमने पढ़ा है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण होता है। तीर का निशान जरूर लगाइएगा, स्पर्श रेखा है ना, भूलिएगा नहीं, नंबर कट जाएगा धाए से। तो इसको C से P को मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप 90 अंश का कोण बनाना जानते हैं प्रकार की सहायता से। पहले क्या करते हैं, एक चाप लेते हैं, उतनी ही दूरी का यहाँ कट मारते हैं, फिर कट मारते हैं, उतने ही दूरी का ऐसे कट मार के फिर यहाँ से मिलाते हैं। यह 90 अंश का कोण होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बातें हैं। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर वही काम करना है, कॉपी को थोड़ा घुमा लेंगे और यहाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसके लिए ये कट मारेंगे, यहाँ फिर यहाँ से ऐसे, और ये मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। अब ये क्लियर है कि 90 अंश का कोण है, तो ये जाहिर है कि क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा होगी। ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं आयतन। आयतन का जो
वो है सिलेबस हम पढ़ लेते हैं। आयतन के सिलेबस में लिखा है कि आयतन और धारिता की संकल्पना और घन घनाभ की अवधारणा और इनका आयतन और वक्र संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। इस तरह की आकृति को घनाभ बोलते हैं। देख रहे हैं, लंबाई है, नीचे चौड़ाई और ये ऊंचाई है। ध्यान से देख लीजिए, जैसे ईंट होता है ना, ईंट हुआ, डस्टर हुआ, इस तरह की आकृतियों को गणित में घनाभ बोलते हैं। और लूडो की गोटी आप देखे होंगे, लूडो की गोटी में क्या होता है कि सभी जो है, ये जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं घन। अब यहीं पे जान लीजिए कि ये जो लाइन है, पहले तो इन दीवारों का नाम है, कितने पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। और ये जो लाइन है, ये कोना ये किनारे किनारे वाला, इनको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। कोर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिन लीजिएगा बढ़िया से। ये लाइनिंग जो है, जो दो सतहें आपस में मिल रही है ना, दो पृष्ठ, ये जहाँ पे मिल रही है इसको कोर बोलते हैं। जैसे मकान बनता है तो दो दीवारें जहाँ मिलती हैं तो जो लाइनिंग होती है उसको कोर बोलते हैं। इसके अलावा ये जो कोने हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं शीर्ष। ये कोने जो हैं, गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। घन और घनाभ में ये तीनों ही चीजें, और ये पृष्ठ वाला पृष्ठ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आयतन का मतलब ये है कि ये कितना जगह घेरा है। निश्चित जितना ये इसका स्पेस है, हवा को हटाया होगा, या जगह घेरा है, उसी को आयतन बोलते हैं। धारिता का मतलब कोई बर्तन है, उसमें कितना द्रव समा सकता है, वही उस बर्तन की धारिता कहलाती है। कई बार एक प्रश्न आता है आयतन पर, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब यह है कि एक समझ सकते हैं कि 10-10 सेंटीमीटर का घन वाला, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा कोई घन हो, तो इसमें जो भी दूध या पानी समाएगा, अटेगा, वो 1 लीटर होगा। ये 1000 कहाँ से आ रहा है, हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन भुजा का घन, 10 × 10 × 10 बराबर 1000। इसको याद रखिएगा। एक और प्रश्न आता है कि 1 घन मीटर में कितने लीटर। अब ये समस्या है। तो देखिए 1 घन मीटर का मतलब कि एक बड़ा सा, सोच लीजिए कि टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 1 मीटर है, वह बहुविकल्पी में आता है। तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। माने 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। कहते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का वर्ग, भुजा का क्यूब, और मात्रक जो है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी हो। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके साथ ही इसमें दिया है कि कोर्स सिलेबस में कि संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है ये जो दीवारें हैं इनका टोटल क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का, घनाभ का क्या हो जाएगा, देखिए ये लंबाई और गुणे चौड़ाई, चौड़ाई देखिए नीचे है, तो ये नीचे वाले का क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस जितना नीचे वाले का है उतना ही ऊपर वाले का है, तो 2 का गुणा कर देते हैं। सामने वाले में क्या है, लंबाई है और ऊंचाई है, देखिएगा 2 लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस, क्योंकि जितना ये साइड का क्षेत्रफल है उतना ही पीछे का है। और इस वाले का में क्या है,
चौड़ाई है और ऊंचाई है। चौड़ाई को 20 से, ऊंचाई को s से, और इतना ही सामने वाले का होगा तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2। और सवाल में जो कुछ भी दिया है, लंबाई चौड़ाई वगैरह दिया रहता है, उसका गुणा वगैरह करके उत्तर निकाल लीजिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ ऐसा ही होगा, लेकिन सब बराबर बराबर होंगे और 6 होंगे। वर्ग बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² और वैसे वैसे 6 वर्ग होते हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा। एक बार प्रश्न आया था कि 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर। अब ये फंसाऊ सवाल था, तो कैसे लगाते हैं देखिए। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। एक वर्ग मीटर का मतलब होता है कि 1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1 मीटर गुणे 1 मीटर। तो समझ लीजिए कि इस 1 मीटर के लिए 100 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके लिए भी 100 वर्ग, गुणा के जगह पे गुणा, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख रहे हैं ना। इसी तरह आता है कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर, इसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। कई बार आ चुका है और बच्चे लोग जो है धोखा खा जाते हैं। तो 1 एयर का मतलब होता है 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है, हेक्टेयर का मतलब होता ही है 100 और जुड़ जाएगा, माने 100 और गुणे 100 बराबर 1 2 3 4 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर आपको कई बार अभ्यास कराया गया है। साधारण ब्याज, इस पर जो है बाद में वीडियो डिटेल में बनाऊंगा क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। साधारण ब्याज का सूत्र जान लीजिए, SI बराबर मूलधन PTR बटा 100। ये मूलधन है, समय है, दर है और 100 है। इसकी सहायता से आप सवाल लगाइएगा। कहाँ से लगाइएगा मैं बता दूंगा। और इसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, फार्मूले पर कंट्रोल करिए, मैंने ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है A इंटू P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और यहाँ पे घातांक n। P मूलधन है, R दर है, ये समय है और ये मिश्रधन है। मिश्रधन निकालने के बाद A में से P घटाएंगे तो तब आता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको आप लोग मन में बैठा ही रहिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है साधारण ब्याज का और यहाँ पे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। परीक्षा में कभी कभी सीधे दे देता है कि इतने रुपए का, इतने साल का, इतने दर की वजह के हिसाब से ब्याज निकालिए। क्लियर नहीं होता कि साधारण ब्याज निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज। उस अवस्था में साधारण ब्याज ही निकालिएगा। आइए साधारण ब्याज के 2 प्रश्नों का जल्दी जल्दी अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 400 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। जितने रुपए की बात की जाती है वो मूलधन होता है, मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं। ये वार्षिक ब्याज की दर दिया रहेगा, दर को R से प्रदर्शित करते हैं। 7.5 को हमने विषम भिन्न में बदल लिया 15/2 और समय को T से प्रदर्शित करते हैं 3.5 यानी 7/2 वर्ष। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 यानी PTR बटे 100। मूलधन की जगह पे 400 रुपया, T की जगह पे 15/2। देखिएगा 15/2 ऐसे लिखा हुआ है। R जो है ये T टाइम था, टाइम 7/2, ये 7/2 यहाँ लिखा हुआ है और दर जो है 15/2 ऐसे लिखा हुआ है। इसको काट लेना है, ये बटा 100 है, ये वाला काट लेंगे तो 105 रुपये आ जाएगा। प्रैक्टिस पूरा बढ़िया से कर लीजिएगा। प्रश्न है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 203 गुना हो जाएगा। यही प्रश्न ऐसे भी हो जाता है, या 200 रहे, 1000 रहे, 50,000 रहे, या रुपया न भी दिया रहे, केवल लिखा है कि कोई धन 3 गुना हो जाएगा, तब भी यही प्रोसेस है। तो हम लोग कोई धन पे समझ लेते हैं। माना मूलधन X रुपये है,
इस प्रश्न में x की जगह पे 200 है, 200 रखेंगे तब भी यही आएगा। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 3 गुना, 3 गुना का मतलब x में 3 का गुणा कर देंगे तो 3x रुपये मिश्रधन है। इस सवाल के हिसाब से मिश्रधन हो जाता यहाँ पे 600 रुपये। ब्याज क्या हो जाएगा, 3x माइनस x, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 2x रुपये ब्याज हो गया। फिर साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे PTR/100, 2x मिश्रधन ब्याज है, मूलधन, समय पूछा जा रहा है कितने समय में, और r है 10, ये 10 से 100 कटेगा और ये x से x कटेगा, ये से x कटने के बाद यहाँ 10 बचा है, ये 2 बचा है, तो अगली लाइन में ये 10 जो है तिरछा इधर जाएगा तो 10 × 2 बराबर 20 वर्ष। यानी कोई भी धन हो 20 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा समझ लेंगे कि कोई भी सवाल आपको हल करना है तो शुरू में लिखते हैं हल, प्रश्न को सॉल्व करते हैं और अंत में जब आपका काम खत्म हो जाए तो लिख देते हैं उत्तर। देखिए यहाँ उत्तर लिखा है, ये उत्तर लिखने का मतलब है कि आपका काम खत्म हो गया और आपका आंसर आ चुका है। उत्तर न लिखने का एक अभिप्राय यह भी निकल सकता है कि अभी काम बाकी है, आपको आ नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिए हैं। आइए अब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल एक देख लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सवाल है, 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। दोनों ही बातें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे, मूलधन है 3000 रुपये, दर दिया है 10% और समय दिया है 3 वर्ष। ये क्रम से लिख लेते हैं, काम हमारा आसान हो जाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है, पहले भी बताया गया है। पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना ही निकालना होगा, पूछा जाए चाहे न पूछा जाए। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है A बराबर P मूलधन 1, R माने दर बटा 100 और ये N, कुछ लोग यहाँ इसको T भी लिखते हैं, ये समय है, N लिखिए चाहे T लिखिए। उसके बाद फार्मूले में सारी बातें फिट कर देंगे। ये मूलधन की जगह पे 3000 रुपये, 1, R की जगह पे 10 है 10% और समय 3 है। ये लघुत्तम समय वो लेंगे, ये तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लिया जाता है, ये अंश ये हर है ना एक यहाँ पे, तो आप जानते हैं ये 100 + 10 110 होगा, इसको काट लेंगे। यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो समय रहेगा आपके पेपर में 2 वर्ष रहेगा या 3 वर्ष रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके आगे जो है दिक्कत होती है। यहाँ देखिए 3 घात है तो 11/10, 11/10 3 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3। यहाँ चलते हैं, यहाँ इसको हल करेंगे, आप गुणा कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें गुणा ही कभी कभी गलत हो जाता है, लंबा गुणा आता है। इतना रुपया ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है कि मिश्रधन में से मूलधन घटा लीजिए, यानी 3993 में से आपको 3000 घटाना होगा, यानी 993 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आया। यहाँ लिखेंगे उत्तर। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी इसी प्रश्न को ऐसे लिख दिया जाता है कि एक नगर की जनसंख्या 3000 है और उसकी जनसंख्या हर साल 10% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। सेम चीज है और आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगाना होगा। एक छोटा सा चैप्टर है माध्य क्या होता है, बहुत ही आसान है। सबसे आसान यही है, जैसे ऐसे नंबर दे 3 4 और इनका माध्य निकालिए। माध्य निकालने का मतलब है कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए ऐसे, और जोड़ने के बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 उतने ही से भाग दे दीजिए, और जो आपका उत्तर आ जाए वही क्या होता है, माध्य। अब देखिए इसी बात को ऐसे कहा जा सकता है कि राम ने पहले मैच में 5 रन, फिर 7 रन, 3 रन, 4 रन, 2 रन बनाए, तो उनके रनों का औसत बताइए। या सप्ताह के 5 दिनों का तापमान इतना है तो उनका औसत बताइए या माध्य बताइए। तो इसका मतलब ऐसे ही है। लेकिन कभी माध्य पर इस तरह का भी सवाल कभी कभी पूछ देता है, ये टेबल बना के। तो ऐसे को कैसे लगाते हैं,
क्या करेंगे, देखिए कोई भी प्रश्न दिया हो पेपर में तो विधिवत कैसे हल करते हैं। मान लीजिए ये पेपर का 6वां प्रश्न है, तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, यहाँ उत्तर 6, फिर यहाँ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे स्केच से ही हल। अब इसको हल करना है तो आप क्या करना होगा, आप फार्मूला जानते हैं क्या है। पहले तो ऐसे लंबा लंबी बनाएंगे, 3 कॉलम बनाया जाता है, पद वाले को x और बारंबारता को f बोलते हैं। यहाँ x लिखिए, यहाँ f लिखिए और लंबा लंबी उतार लेंगे, 5, 15 ये पूरा उतार लीजिएगा। ये ऐसे ही 6, 4 आप पूरा उतार लेंगे। इसके बाद आप फार्मूला जानते हैं ये इसका माध्य का कि सिग्मा fx बटा n, f इंटू एक्स, f और x का गुणा करना है, माने इनका गुणा करना है। तो यहाँ एक कॉलम बना लेंगे f और x का, 6 पचे 30, 15 चौको 60, ऐसे करते करते सबका निकाल लेंगे। n का मतलब होता है कि ये वाला बारंबारता वाला जो कॉलम है इसको जोड़ लेंगे, 6, 4, 10, 3, 13, 14, 15, 5 ये 20 आएगा। और यहाँ सिग्मा fx का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है कि अब इस वाले कॉलम को जोड़ लेना है, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है और इस फार्मूले में यहाँ पे जो कुछ आए ऊपर और 20 से भाग दे देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। कि सिलेबस में एक चैप्टर वो है, मैंने उसमें उल्लेख किया गया है कि बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग, इस पर 2 नंबर का सवाल आ सकता है। तो एक उदाहरण हम लोग लिए हैं कि कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ उत्तर क्रमांक लिखेंगे, जो भी आपका होगा, मान लीजिए 12वां सवाल है, यहाँ लिखेंगे हल। और कैसे हल करेंगे, क्या करते हैं कि इसके घातांक को देखते हैं कि कितना है, तो 2 है, और इस जिससे भाग देना है उसके घातांक को देखेंगे तो x है, माने कम है। अब भाग देंगे तो यहाँ हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि इसमें गुणा करने पे कम से कम x² तो आ ही जाए। कितने से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो x से करेंगे। देखिए जब गुणा करेंगे x से तो आएगा x इंटू x² और यहाँ पर आएगा 3 से जब गुणा होगा तो 3x। जानते हैं भाग में फिर घटाते हैं तो ये अपने आप कट जाएगा। अब 7x में से 3x घटेगा तो आएगा 4x, और ये 14 जो है उत्तर के नीचे आएगा। फिर वही काम करेंगे कि x + 3 में किसी ऐसे चीज़ से गुणा करना है, ऐसे नंबर से कि कम से कम 4x तो आ ही जाए, पहला पद आ जाए। तो जाहिर है कि भैया 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4x प्लस 4 तिहाई 12, फिर घटाएंगे। अब क्या होगा, ये कट जाएगा और 14 में से 12 जाए 2, ये उत्तर आ गया और ये शेष आ गया। थोड़ा सा एक आध प्रश्न आप अभ्यास कर लीजिएगा। अगला जो सिलेबस में है वो गुणनखंड है द्विघात वाले त्रिपदीय व्यंजकों का, तो देख लिए कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कुछ सवाल आपके लिए नोट कर रखे हैं संक्षेप में। ये इस x² - 49, ये देख रहे हैं, ये वर्ग समीकरण है, समीकरण नहीं है, व्यंजक है। समीकरण कब होता, जब बराबर का चिन्ह होता है। ये व्यंजक है, व्यंजक का गुणनखंड हमें निकालना है। तो यहाँ पे इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करते हैं। a² - b² टाइप हो तो a + b और इंटू a - b, देखिए बीच में माइनस होना चाहिए। तो अब ये तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो 49 है, तो इसको इस रूप में बनाएंगे। अब पहले कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं। अब आइए दूसरे डिजाइन का प्रश्न लेते हैं। इस तरह का जब प्रश्न आवे, x² हो, फिर बीच में x वाला हो, फिर बिना x वाला हो, तो इस ऐसे व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। इस किनारे वाले को देखते हैं, बिना x वाले को, ये 12 है, और बगल में देख लेते हैं कि प्लस का निशान है कि माइनस का निशान है। यदि प्लस का निशान है तो सबसे पहला काम करते हैं कि 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे, 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है, या 4 × 3 या 6 × 2, एक ही बात है।
यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो वो वाला गुणनखंड लेते हैं, दो दो गुणनखंड किए हैं दो दो पार्ट में, कि जिनको जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए। देखिए 3 + 4 = 7, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। 6 2 8 ये हमारे काम का नहीं था, 12 1 13 काम का नहीं था। तो अगला जो स्टेप है वो x² और 7 की जगह पे 4 + 3 या 3 + 4 कुछ भी लिख सकते हैं हम, जो आपकी मन करे वो लिख लीजिए, +12 बराबर x², ये इसको ब्रैकेट को खोल देंगे, 3 और x का गुणा करेंगे, माइनस है तो 4x + 12, यहाँ ब्रैकेट को खोला गया है। फिर कामन लेते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में 2 बार कामन लेंगे। कैसे? यहाँ भी x है, यहाँ x है, एक बार x कामन लेंगे तो बचेगा x - 3, और यहाँ से माइनस कामन लेंगे क्योंकि बीच में माइनस लगाना है, तो 4 और ये x - 3। अब फिर कामन लेंगे, एक बार इस तरह से कामन है और दूसरी बार ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट में बराबर आना चाहिए तभी कामन ले पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोनों जगह x - 3 है, यहाँ से x - 3 कामन लेंगे तो ये वाला x बचेगा, और ये वाला कामन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा। ये उत्तर आया। अब ये गुणनखंड वाला है, ऐसे प्रश्नों को वर्ग, ये गुणनखंड का व्यंजक है, इसकी घात 2 है, क्रम से सजा लेते हैं, 2 घात वाला, 1 घात वाला और बिना घात वाला। यहाँ पे थोड़ा समझिए, इसका रूप इस व्यंजक का इस तरह से है। क्या करते हैं, यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, ये किनारे किनारे माने a और c का गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि प्लस है कि माइनस है। अब प्रश्न के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। 2 और 5 का गुणा करेंगे, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 10। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब ये है कि 10 का ऐसा गुणनखंड हम माने 2 टुकड़े करेंगे कि जिनको घटाने पे 9 आए। देखिए 10 के तमाम गुणनखंड होंगे, 10 × 1 हो सकता है और 2 × 5 हो सकता है, लेकिन इन दोनों टुकड़ों को आपस में घटाने पे 9 आना चाहिए। यहाँ यदि माइनस है तो घटाने पे प्लस है, तो जोड़ने पे ये बीच वाला आना चाहिए। तो ये हमारे काम का है, 10 में से 1 जा 9, और ये वाला काम का नहीं है, तो इस बीच वाले को चेंज करते हैं। हमेशा यही काम करना है। प्लस ये 10 में से 1, ये 9 हमने लिख दिया, 10 - 1 x - 5। और देखिए आगे का प्रोसेस आपको पिछले प्रश्न में बताया गया था। पेयर बना लेते हैं, कॉमन जितना हो सकता है कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस दिख रहा है, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तब यहाँ अंदर प्लस आएगा। क्यों? जो कुछ यहाँ ब्रैकेट में आया है वही यहाँ पे आना चाहिए। 2 बार कॉमन लेना होता है, एक बार ब्रैकेट वाला और एक बार बिना ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेंगे, x + 5 और यहाँ 2x। अब यहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, लेकिन अब कुछ नहीं दिख रहा है, जानते हैं कि ये 1 का गुणा है। 1 को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा, और ये उत्तर आ गया। इस तरह से गुणनखंड करते हैं। आपके पिछले पेपर में एक इस तरह का प्रश्न दिया था गुणनखंड करने का, तो आप लोग बहुत घबराए हुए हैं, बार बार पूछ रहे हैं। तो देखिए ये देखने पे तो खतरनाक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे हमको लगाना है। देखिए क्या है, x², और इसको अगर ब्रैकेट में लिख दें तो 1 - 2y, और ये आपको डराने के लिए इस तरह से लिखा है। देखिए कुछ दिख रहा है, इसको अगर एक कर दें, a² + b² + 2ab, कुछ दिखाई देने लगा, निश्चित दिखाई देने लगा होगा। तो ये जो है ब्रैकेट के अंदर वाला, ये y + 1 का होल स्क्वायर है, समझिए इसको। अब उसके बाद यहाँ क्या फार्मूला, जैसा कि हमने बताया था, a² - b², तो ये एक ब्रैकेट में हो जाता है a + b और दूसरे में a - b। तो कैसे होगा, एक में जोड़ेंगे और एक में घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिएगा ये उत्तर यहाँ पे ये रहेगा, x + y + 1 x - y और
में घातांक और लघुगणक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें निश्चित रूप से बहुविकल्पी चाहे एक नंबर का प्रश्न आता है, इसीलिए इसको हम लास्ट में किए हैं। घातांक का मतलब होता है जैसे कि ऐसे लिखा है, ये इस 2 को बोलते हैं आधार और 3 को बोलते हैं घातांक। तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा करना है। ये उत्तर आया 8, यानी ऐसे लिखा है, इसका मतलब है 8। इसी बात को लघुगणक के रूप में लिखते हैं। यहाँ भी जैसे हमने बताया ये आधार है, इसी रूप को लघुगणक के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। देखिए लॉग, ये जो 2 नीचे है उसको यहाँ लिखते हैं, नीचे आधार, इसको पढ़ेंगे लॉग 2 क्या है, आधार है। और ये जो इस साइड में 8 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जो 3 है यहाँ। इस बात को ऐसे लिखते हैं और इस बात को ऐसे लिखते हैं। याद कैसे करेंगे, 2 के ऊपर है ना, उस 2 के सर पे चढ़ा है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि 2 के सर पे 3 को चढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है। ऐसे दिया हो और पता करना कि भाई इसका मान बताइए, तो मान बताने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा नंबर कुछ हमको लाना है कि x के ऊपर घातांक के रूप में चढ़ाने पे क्या आ जाएगा, 343। तो देखेंगे 7 7 49, और फिर एक गुणा करते ऐसे पकड़ते जाएंगे कब 343 आ रहा है, तो 49 गुणे 7 हम जानते हैं, तो 343 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। 7 ऐसी बात को कहा जाए कि नहीं भैया घात रूप में लिखिए या घातांकीय रूप में लिखिए, तो 7 पे घातांक 3 लगाएंगे तो 343। ये ऐसे है, ये इसका ये रूप है। एक और बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि 10 ऐसे लिखा हो, जानते हैं ये सही ही है, ऐसे लिखा ही जाता है। इसको जो है घात रूप में, ये लॉग रूप में या लघुगणक रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, ये देख रहे हैं ना, ये घात के ऊपर चढ़ा है, तो लॉग ये खट से इधर चला जाएगा, जो ऊपर है वो -3, और log 10 और 1/10 पर 3 घात। ये अब कोई आधार, ये देख रहे हैं ना, ये आधार है, और इसको लिख सकते हैं log आधार 10 और 1/, ये 10 की घात जो 3 है, 0.001 ये वाला बराबर -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा घातांक पर कुछ और प्रश्न हम लोग हल कर लें। घातांक में बहुत सारे नियम कानून आते हैं, आपको डिटेल में पढ़ाया भी गया है, आप अभ्यास भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा देखते हैं कि -2/3 को हल करना है कि इसका मान कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 5 बार, और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार। चिन्ह का भी गुणा होता है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस के साथ माइनस प्लस माइनस। आप जानते हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो आया माइनस। 2 दूनी 4 32, और 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो आएगा 243। इस टाइप के सवाल देखिए, जैसे ऐसे लिखा हो तो कितना उत्तर हो जाएगा, आधार बराबर है 36, ये जुड़ जाएंगे 6 3 9 हो, 2 की घात x माइनस 2 बराबर 64। तो x का मान निकालिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे कि दोनों इस साइड वाले को भी 2 की घात के रूप में लिखेंगे। इसके लिए 64 का अगर कर पाते हैं मुंह से मौखिक तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 बराबर 64 होगा। क्योंकि अब बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो ये घातांक भी बराबर होंगे। तो x माइनस 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस 2 बराबर 8। ज्ञान प्राप्त करने के लिए और DLED के बारे में अच्छे से तैयारी करने के लिए आप उत्तर प्रदेश की जो सरकारी किताबें हैं, जो कक्षा 6 7 8 में चलती हैं, अपने सिलेबस के अनुसार
उनमें दिए गए सवालों को, चाहे वे उदाहरण हो चाहे प्रश्नावली में हो, उनका अभ्यास जरूर कर लिया करिएगा। अगली बात, आपके अभ्यास के लिए मैं बता दूं कि पिछले साल के 2-3 साल के प्रश्नों का हल कर लीजिएगा, जो पेपर आया होगा उसको जरूर देख लीजिएगा। और आपके अभ्यास के लिए मैं कुछ प्रश्न डाल दे रहा हूं, उनको आप हल करिएगा। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए और रख दिए, तो आप रख देंगे तो वो रखा ही रह जाएगा। अब अंत में आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको आगामी परीक्षा में निश्चित मदद मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाएंगे। यही मेरी भी इच्छा है, इसीलिए इतना सब मेहनत हो रहा है। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद।